नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और अभी तक हम लोग ने भारतीय संविधान के बारे में 5 वीडियो में पढ़ा है। अब ये भारतीय संविधान का इतिहास, इसका वीडियो नंबर ये 6 होने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे अनुसूचियों से। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भारतीय संविधान में कुल मिला के कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने भारतीय संविधान के कार्यक्रम इसमें दिए हैं, जिसमें भारत का संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है और भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों, प्रतिक्रियाओं और राज्य की सरकार की शक्तियों के लिए ढांचा है यही। और इसमें 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 कुल मिला के अनुसूचियाँ हैं, जो दुनिया का सबसे लंबा संविधान को बनाता है। उम्मीद है कि आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, कुल मिला के 12 अनुसूचियों के लिए जब हम शुरुआत करेंगे तो पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। यानी हमारे जितने भी राज्य हैं उनके नाम वगैरह और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के बारे में पहली अनुसूचियाँ हैं। तो कह सकते हैं कि पहली अनुसूची कुल मिला के स्टेट के बारे में है, राज्यों के बारे में है। दूसरी अनुसूची जो है जितने भी गवर्नर हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी बड़े मंत्री हैं और जो भी हमारे भारत में संवैधानिक पद पर हैं, उनके वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में जानकारी दिया गया है, उसका विवरण दिया गया है। तीसरी अनुसूची में है जो भी वरिष्ठतम लोग हैं, जो भी वरिष्ठ पद पर हैं, सिर्फ राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर उन सभी के शपथ के बारे में है, शपथ के बारे में है। जब भी कोई अपना पद ग्रहण करता है तो एक शपथ लेता है, वो तीसरी अनुसूची के हिसाब से शपथ ग्रहण होता है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होंगे, कहाँ से कितने सदस्य होंगे, ये सारी जानकारियाँ चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में जानकारी दी गई है। छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान दिए गए हैं। यानी छठवीं अनुसूची में कुल मिला के जनजातीय विशेष प्रावधानों के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची में संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां दी गई हैं। समवर्ती सूचियां क्या होती हैं? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होता है। आप जानते हैं ना, 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए अगला है अनुसूची 8। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा के भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनुसूची 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुसूची 8 के ही तहत जो भाषाएं हैं उनको जगह दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ से कहाँ तक भाषाओं के बारे में है अनुच्छेद में। चलिए, 9वीं अनुसूची है भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं। तो 9वीं अनुसूचियों को 9वीं अनुसूची से 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कुल मिला के कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची जो है वो है भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित यानी संपत्ति से संबंधित चीज़ों के बारे में है। ठीक है, संपत्ति पर कब्जा करना, ये सब चीज़ें लेकर जो है 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 10वीं अनुसूची में है संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्य के लिए विरोध संबंधी प्रावधान, यानी जो दल बदल संबंधी प्रावधान है, ये 10वीं अनुसूची है। आप याद कर लीजिए, 10 है 10 और 10 है दल बदल। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई एक पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपना दल बदल लेते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होकर वहाँ पर जो चुनाव होता है उसको थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में कई जगह हुआ भी है। तो इसके बारे में सारी जानकारियाँ दल बदल संबंधी कानून, प्रावधान, ये सब चीज़ें हैं 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में है नगर निगम। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम के बारे में 11वीं और 12वीं अनुसूची है। ठीक है, नगर पालिका भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी प्रदान है। मौलिक अधिकारों के रूप में इसी को जाना जाता है, भाग 3 में जो भी गारंटी हैं। ठीक है, तो ये जो हैं संविधान के प्रावधानों के अधीन और न्यायोचित हैं।
मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें संवैधानिक का उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि शामिल हैं। तो देखिए, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी राज्य भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों के लिए कानून का समान संरक्षण प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद जाति, रंग, राष्ट्रीयता के भेदभाव किए बिना कानून के समक्ष समानता का गारंटी देता है। देखिए, कुल मिला के अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार हैं, इसी की बात करता है। फिर है अनुच्छेद 15, इसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया जाता है। यानी आप किसी पे से भी उसके जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म या उसके संप्रदाय के आधार पर अनुच्छेद 15 के तहत आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं कर सकता है, वो भारत का नागरिक हो तो। फिर है अनुच्छेद 15 इस बात का उल्लेख करता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, विकलांगता, जन्म स्थान या इसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। देखिए क्या है, हालांकि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी में राज्य को महिला और बच्चों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने गए हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि आज से पहले आरक्षण के अभाव में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था, उसको ख़त्म करने के लिए ये विशेष वर्ग बनाया गया है और लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड ग में विशेष वर्ग के लिए जो है वो आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15 में जो कहा गया है कि किसी भी मूल वंश, जन्म, लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो आप ऐसा नहीं है कह सकते हैं कि एक लड़की है और एक लड़का है तो उसके फॉर्म जो है सस्ते मिल रहे हैं, आपके महंगे क्यों मिल रहे हैं। तो इन सब आधार पर आप भेदभाव नहीं आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि ये समानता में लाने के लिए किया गया एक कदम है। चलिए, खैर अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, फिर भी आप लोग याद रखिए कि अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा और वहीं अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड जी जो है आरक्षण देता है विशेष लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राज्य के महिला बच्चों के लिए। ठीक है, हालांकि हमारे हिसाब से आरक्षण जो है वो किस आधार पर होना चाहिए, आरक्षण इस आधार पर होना चाहिए कि किसी की आर्थिक स्थिति क्या है। खैर ये अलग टॉपिक है, इस पर वाद विवाद होता रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, सार्वजनिक रोजगार अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 16 के आधार पर आप किसी को भी उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं रोजगार देने के मामले में। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी वर्ग का है उसको समान रोजगार के लिए समान वेतन वगैरह दिया जाएगा। यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार या नियुक्ति के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर एक निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता के लिए संसद को एक कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सार्वजनिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान बनाने के लिए यह राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला है अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 मतलब खतरा। ये आप याद कर लीजिए कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है कि अगर आपने मन में अस्पृश्यता लाया तो ये आपके लिए खतरा बनेगा। तो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, याद कर लीजिए अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथा पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता एक सामाजिक प्रथा या व्यवहार को दर्शाती है। इसमें कुछ दलित वर्गों को उनके जन्म से हे दृष्टि से देखा जाता है तो उसके खिलाफ जिंदगी के स्तर पर भेदभाव किया जाता है, तो इसके खिलाफ जो है ये कानून लाया गया है, अनुच्छेद लाया गया है। अनुच्छेद 17 जो है उन लोगों के लिए लाया गया है जिनको आज तक हीन भावना से देखा गया है। वह किसी भी आधार पर देखा जा सकता है, अब नहीं उसे देखना है। इसीलिए
यह अनुच्छेद 17 बना है। चलिए अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 18 क्या है? राज्य को किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है। हालांकि सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को इससे बाहर रखा गया है। यानी कि यहाँ पर के व्यक्ति कोई भी पद बाहर नहीं ले सकते हैं, यानी किसी विदेश में जाकर कोई भी पद नहीं ले सकते हैं। इसके लिए भी कई नियम कानून हैं, उसके तहत ही आपको आज्ञा लेना पड़ेगा। फिर है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम लोग 18 साल के होते हैं तो फिर नौकरी वगैरह के लिए बाहर जाने लगते हैं, अकेले परीक्षा वगैरह देने लगते हैं, और 1 साल तो लगता है ना। तो मान के चलिए अनुच्छेद 19 के तहत जब बच्चे 19 साल के हो जाते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। क्या क्या दी जाती है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघों की स्थापना के लिए असेंबली की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, निवास और व्यवस्थित होने की स्वतंत्रता, पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो जब आप 19 साल के हो जाएंगे तभी तो आप कोई पेशा व्यापार वगैरह करेंगे। तो आप मान के चलिए अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता के लिए बनाया गया है। और किस प्रकार की स्वतंत्रता? भाषण की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आंदोलन करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कारोबार इत्यादि करने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 20 अपराध के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो उसको अपनी अत्यधिक सज़ा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है भारत का संविधान। और यह अनुच्छेद अपराधों और अपराधियों के आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा इस अनुच्छेद को आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो उसके लिए आप अपने हक की लड़ाई कर सकते हैं, चाहे आप अपराधी ही क्यों ना हो। आप अपनी सज़ा को कम करवाने, माफ़ करवाने के लिए भी लड़ सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 क्या है? देखिए अनुच्छेद 21 क्या है कि जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़कर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपनी जीवन अपने अनुसार जी सकते हैं और आपको जो है विशेष प्रकार का एक संरक्षण मिला है राज्यों की तरफ से। लेकिन जो राज्य के द्वारा बनाए हुए या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून के तहत आपके ऊपर कोई जो कार्रवाई की जाएगी उसको छोड़कर, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके तहत आपको कोई सज़ा मिलेगी, तो वो सज़ा आपको फिर अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हटाता है। तो चलिए कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद 21 में विधायी सूचियों को पढ़ने के साथ अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की शक्तियों की एक सीमा तय की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 एक पूर्ण अधिकार के रूप में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन स्वयं के अधिकारों की गुंजाइश को सीमित करता है। फिर अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ निगरानी। यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसकी गिरफ्तारी के कारण के बारे में उस व्यक्ति को सूचित करने की गारंटी देता है। दूसरी बात कि उसको परामर्श करने का भी अधिकार देता है ताकि वह अपने मनपसंद वकील से अपने बचाव के लिए उपयोग कर सके। तीसरा कि गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और केवल तभी तक हिरासत में लिया जाना चाहिए जब तक कि आदेश हो। किसका? अदालत का। तो अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको ये अधिकार देता है कि वह अपने मनपसंद वकील को चुन ले, अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ ले और 1 घंटे यानी 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है टॉपिक शोषण के खिलाफ अधिकार। तो देखिए शोषण के खिलाफ है अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो अनुच्छेद 23 क्या है? मानव तस्करी के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, भिखारी या अन्य मानव गरिमा के खिलाफ युद्ध या अतिक्रमण शामिल है। कुल मिला के अनुच्छेद 23 जो है मानव के तस्करी के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 24
किसी भी खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह मानव अधिकार के खिलाफ है, समझ लीजिए। और ये कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनको ज़बरदस्ती 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के अनुच्छेद 24 जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ये रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 धार्मिक सहिष्णु के सिद्धांत का प्रतीक है। यह भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष तरीके से सेवा करता है और सभी धर्मों को बराबर सम्मान प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 विवेक और निःशुल्क व्यवसाय, अभ्यास और धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य हर धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग से संबंधित होता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए या रखरखाव के धार्मिक खर्च के लिए करों का भुगतान नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक दिशा निर्देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है। फिर आता है अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 यानी अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई एक जाति धर्म विशेष समुदाय का संख्या में बहुत कम जो है गणना है तो उनके लिए विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों में सुरक्षा प्रदान करता है। एक शैक्षिक संस्था द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक का संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब कि कोई भी अल्पसंख्यक है तो अपनी धर्म या अपने संप्रदाय की संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई एक संस्था खोल सकता है और उसे चला सकता है, यह अनुच्छेद 30 के तहत। फिर आता है संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का उल्लेख किया गया है, जो अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। मैंने कई बार इसको रिपीट किया है। तो संविधान का अनुच्छेद 44 जो संशोधन हुआ था, संविधान का 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और अब यह एक कानून अधिकार बन गया था। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। तो क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय जाने की गारंटी देता है। एक मौलिक अधिकार के रूप में अन्य मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है और अनुच्छेद 33 सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके साथ सशस्त्र बलों या जबरन लगाए गए आरोपों के खिलाफ एफआईआर के आवेदन को संशोधित करने के लिए संसद को अधिकार भी प्रदान करता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 35 में एक निर्दिष्ट है कि कुछ विशेष एफआईआर को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास नहीं होगी, यह केवल संसद के पास ही होगी। इसलिए मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किए जाने का उद्देश्य एक कानूनी सरकार की स्थापना करना था, जिसे एक न्याय संगत समाज का निर्माण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, जो कि हुआ भी। चलिए अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को मैं मौलिक अधिकारों के बाद रखा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार क्या हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं तो घर आपके अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार है आपका घर, और घर के अंदर सफाई करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। अब आपके घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन आपके घर के सफाई करने का काम आपका है। तो यही हो गया मौलिक कर्तव्य, सफाई करना। मौलिक अधिकार वो घर पर आपका अधिकार होना। दो चीज़ें हैं, समझ सकिए तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बाद। मौलिक कर्तव्य में क्या है,
तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कानून द्वारा वैधानिक कर्तव्य हैं और यह प्रवर्तनीय भी हैं। मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य नागरिकों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का आदान प्रदान करना तथा कर्तव्यों के दायित्वों पर जोर देकर उनका आनंद उठाना है। हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे है पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। कहने का मतलब है कि जो संविधान में जितनी भी अनुच्छेदें हैं, जितने भी उनके नियम हैं, उसका हमें पालन करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय संस्थाएं जहाँ पर भी हैं तो उनका सम्मान करना, आदर करना, ये भी हमारे संविधान के अधिकार के अंतर्गत है, यानी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना। यानी जो भी आज तक हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में जो भी लोग ने अपना योगदान दिया है तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसी तरह अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा अक्षुण्ण बनाए रखना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हमें किसी से भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है और भारत में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे भारत की गरिमा पर ठेस पहुँचे। ये हमारे मौलिक के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की रक्षा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये भी हमारे लिए मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि बाहर से कई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उस समय हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए या अपने परिवार के लिए ही जो है अपने आप को देश की सेवा में तत्पर करें, तो ये भी अपने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर है, धर्म, भाषा तथा प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को पूरे भारत के लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं करें। स्त्रियों के प्रति सम्मान भावना प्रकट करें और जो भी इनके विरुद्ध प्रथाएं थीं उनको ख़त्म करें। यानी किसी को भी अपने ज़बरदस्ती, आप देखिए कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं फॉलो कर सकता है। अगर कुछ कुरीतियाँ थीं तो उन्हें ख़त्म करना भी भारत के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें, संरक्षण करें। ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्रकृति पर्यावरण के अंतर्गत झील, वन, नदी तथा अन्य वन्य जीव की रक्षा तथा संवर्धन करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें, हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। अगला मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। कहने का मतलब है, अगर आप ऊंची उपलब्धियों को हासिल करेंगे तो आपका राष्ट्र का नाम होगा। तो यानी अपने आप को अच्छे से अच्छे जगह पर लाइए, निरंतर आप ऊंची ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते रहिए और आपके विकास में ही आपके राज्य का यानी देश का विकास होगा। फिर है, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की थी। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है विशेषकर जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा का मौलिक कर्तव्य प्रदान करना। ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में है कि हम उसको देखें कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चे हमारे जानकारी में हैं और शिक्षा के अभाव में हैं। चलिए अगला मौलिक कर्तव्य है, तो यही इतने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए मौलिक कर्तव्यों की आलोचना क्या क्या है। मौलिक कर्तव्यों को आम लोगों के द्वारा समझना बड़ा मुश्किल है। कई लोग देखिए जैसे क्यों मुश्किल है, कुछ दिनों पहले शायद महीनों पहले ये बहुत बड़ा विवाद चढ़ा था कि राष्ट्रगान में हम क्यों खड़े हों। ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है कि राष्ट्रगान कहीं चल रहा है तो क्यों खड़े हों। तो देखिए मेरा कुल मिला के कहना है कि आप अपने माता पिता का आदर क्यों करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन सोचिए
जिस माँ ने जन्म जी दिया, जिस पिता ने आपका पेट भरा, उसके लिए आप इतना तो सम्मान व्यक्त कर ही सकते हैं। आप इसीलिए देश के प्रति अगर राष्ट्रगान पर खड़े हो रहे हैं, उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है और इससे एक अच्छे नागरिक होने की प्रामाणिकता आपको मिलती है। ऐसे ही है मौलिक कर्तव्यों में गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण नैतिक उपदेशों के रूप में आलोचना लोगों के द्वारा सभी का पालन करने के बाद लागू की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी एक आलोचनाएं हैं, देखिए, ठीक है। भाग 4 में शामिल करने के बाद मौलिक अधिकारों का मूल्य और महत्व कम हो गया है। यह लोग कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है कि हम ज़बरदस्ती कहीं पर भी किसी के भी प्रति जय क्यों बोलें। देखिए, आज भी इस पर विवाद होता है कि भारत माता की जय बोलने पर लोग अपने आप को शर्मिंदगा महसूस करते हैं, मतलब लोगों को शर्म आती है। तो सोचिए, ऐसे लोग हैं भारत में और सभी लोग क्या देते हैं, हवाला देते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में हमें वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, भाषण की आज़ादी, ये सब दी गई है। एक तरफ ऐसे लोगों का भी वर्ग है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और भाषण की स्वतंत्रता के नाम पर JNU जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या से क्या बोलते हैं। देखिए, इतनी गलत चीज़ें बोलती हैं जिसको मुझे बोलना भी अनुचित लग रहा है। तो अगला है कि संसद के पास कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना या दंड लगाने की शक्ति है। यदि किसी धारा के ऊपर सज़ा दी जाती है तो इस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। करों का भुगतान करने का मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया जाना, यह भी एक आलोचना का कारण हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों में परिवार नियोजन, मतदान आदि शामिल है। इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि राज्य के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक देश के प्रत्येक नागरिक आमतौर पर सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि मतदान जैसे अघोषित कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से लोगों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उत्साही लोगों और नेताओं को स्थानीय समुदाय की समस्याओं में रुचि लेने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब भी चुनाव होते हैं तो आप सुने होंगे कि 60% मतदान हुए, बहुत अधिक हो गया, 40%, 30%, मतलब मतदानों की संख्या इतनी कम है। इसका मतलब भारत के आज भी लगभग 45% नागरिक रुचि ही नहीं लेते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। फिर भी पिछले 10 सालों से काफ़ी ज़्यादा इन संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है। इसका एक ये भी कारण है सोशल मीडिया का होना, जिससे लोग आज समाज के जो वरिष्ठतम लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं और राजनीति में अपने आप को जो है रुचि कर ले रहे हैं। तो हर नागरिक में पारिवारिक मूल्यों और शिक्षा के मामले में जिम्मेदारी, पितृत्व की भावना होनी चाहिए तथा बच्चे के शारीरिक नैतिक विकास को ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। यही एक मौलिक कर्तव्य की पूरी जानकारी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।